नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज हम घटना चक्र में नए मुद्दों के साथ आपसे जुड़ते हैं, उस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर गौर करते हैं, तमाम एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उस खबर का असर क्या होगा आने वाले समय में। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की अपनी नई टीम की घोषणा। अनुभवी और युवाओं को दी तरजीह, लेकिन वरुण गांधी हुए बाहर। बड़ा सवाल, कितनी कारगर होगी अमित शाह की नई टीम। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं। एक एंटनी ने पार्टी अध्यक्ष को सौंपी कमेटी की समीक्षा रिपोर्ट। मीडिया को भी बताया हार का जिम्मेदार। चलिए, तो घटना चक्र में आज दो अहम खास मुद्दे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि बीजेपी ने नई टीम का ऐलान किया है, नए अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि अब ये नई टीम कितनी कारगर साबित होगी। कई सारे चेहरे नए शामिल हुए हैं, युवा टीम कही जा रही है, लेकिन कुछ चेहरों के ना होने पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए नीरा शास्त्री जी मौजूद हैं, नीता मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इरफान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और सबसे पहले उपेंद्र जी आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे, अब जो नई टीम का नए अध्यक्ष आए हैं टीम में, अब नए अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। सबसे लोगों को एक जो चौंकाने वाली बात लग रही है कि आखिर में नाम वरुण गांधी का कैसे गायब हो गया। क्या इसके लिए आपको भी लगता है कि जो मेनका गांधी का कुछ दिन पहले दिया गया बयान था वो जिम्मेदार है, या कोई और कारण देख रहे हैं इस नई टीम से? आप इस नई टीम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें लग रहा है कि वरुण गांधी पिछली कमेटी में भी, राजनाथ सिंह कमेटी में भी बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे। वो महासचिव तो बना दिए गए थे, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी उनको मिला था, लेकिन वो महासचिव के रूप में या पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में जी बहुत प्रभावी ढंग से काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे जी। और उनके और भाजपा के नेतृत्व के बीच में कुछ न कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो रैली हुई थी उस रैली को उन्होंने संबोधित नहीं किया, कायदे से संबोधित ही नहीं, बल्कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कह दिया कि जब बीजेपी के सारे नेता बोले थे कि लाख की भीड़ है, 3 लाख की भीड़ है, 4 लाख की भीड़ है, उन्होंने कह दिया 30-35 हजार लोग थे। तो वो जो स्टेटमेंट था वो बीजेपी के लिए बहुत डैमेजिंग था और वरुण गांधी के लिए भी डैमेजिंग था। एक तो ये, दूसरा है कि यहाँ जब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने शुरू में कह दिया कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा विकास किया। फिर हालांकि मेनका गांधी ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो तो स्टेटमेंट दे चुके थे। फिर कि आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसमें भी उनको बहुत भूमिका नहीं दी गई थी। जहाँ के वो ये हैं या मेनका जी हैं, उसके बाद उन्होंने प्रचार भी नहीं किया था और बीच में 1-2 स्टेटमेंट भी दे दिया, जैसे लगता था कि अखिलेश यादव की सरकार बन गई जी। तो सही है, पत्रकार लोग बोले, लेकिन राजनीतिक नेता, विरोधी पार्टी का नेता इस तरह की बोले तो इसे लग रहा था कि बीजेपी के लोग हैं जो, तो उसी का हमें लगता है कुल मिला जुला करके उसका ये निकला। बाकी मेनका गांधी ने जो कह दिया था इसको भी भाजपा के नेतृत्व ने सही ढंग से नहीं लिया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि मेनका गांधी ने एक कह दिया उसके कारण हुआ है। हमें लगता है कि पूरे जो उनके घटनाक्रम रहा है, घटनाक्रम रहा, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, कलकत्ता की रैली के बाद उनका स्टेटमेंट, सुल्तानपुर में जो चुनाव लड़ने गए तो राहुल के पक्ष में जो स्टेटमेंट दे दिया, कुल मिलाकर वो बहुत असहज है। और हमें लग रहा है कि वरुण नेहरू को सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं किया गया। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे नई टीम में क्या कुछ चुनौतियां हैं, नई टीम कितनी कारगर साबित होगी। सवाल वही है कि वरुण गांधी को लेकर के काफ़ी उम्मीदें जताई गई थी कि युवा नेता हैं और हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी हैं उनका एक बड़ा जवाब, उत्तर प्रदेश में वैसे भी बड़े नेताओं की कमी महसूस कर रही है पार्टी। लेकिन जिस तरीके से उनका रहा, जैसा कि उपेंद्र जी भी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2-3 बातें उन्होंने कही जो कि लोगों को काफ़ी ख़राब लगी, क्योंकि एक उन्होंने लीक कर दी खबर, ये भी बात में आई थी कि सौरभ गांगुली शामिल हो रहे हैं और वो बाद में वो पूरी तरीके से नहीं शामिल हुए। इसके अलावा रैली के बारे में जो उन्होंने कमेंट किया, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान कांग्रेस के पक्ष में जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोला वो तो बोला ही, लेकिन तमाम लोग जहाँ पे मोदी सरकार और
की बात कर रहे थे, वहां पर उनकी कैंपेनिंग अलग थी और वो सिर्फ अपने नाम पे वोट मांग रहे थे, भाजपा को वोट दें, मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार जैसे बोर्ड भी वहां पर दिखाई दिए। क्या ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वरुण गांधी को निगलेक्ट किया गया? वरुण गांधी खुद को, अपने आप को पार्टी से क्या बड़ा समझने लगे थे, अपने आप को बड़े नेता के तौर पे स्थापित करने की कोशिश में उनका ये उनको इस तरीके से निकाला गया, या उनको उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? नहीं, देखिए, मैं जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है वो, और जो सरकार में जिस तरीके से लोग मंत्री परिषद में हैं, आप दोनों में देखें कि एक चीज साफ ये नजर आ रही है जी कि जिसके पास अपनी अकल है वो सत्ता से बाहर है, जिसके पास अपनी अकल है, जिसका अपना बेस है, वो इस पूरी कार्यकारिणी से बाहर है। तमाम सारी चीजें जो आज की घोषणा हुई है, इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये सवाल करे कि ऐसा क्यों। जो सवाल पूछने वाला हो सकता है उसको बाहर किया गया है। वरुण गांधी की हैसियत अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में थी, और तब न वो नरेंद्र मोदी के बयानों से जीते थे, न रैली से जीते थे, न मोदी का जो पूरा जादू था उसकी वजह से जीते थे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जितने लोग जीते हैं 282, उसमें से 80% हो सकता है उनकी अपनी कोई हैसियत ना हो, लेकिन वरुण गांधी एक ऐसे परिवार से हैं कि अपने उस परिवार की लेगेसी के बगैर भी जीत रहे हैं। उनके आगे गांधी लगा इसलिए नहीं जीत रहे हैं। और वरुण गांधी उन नेताओं में से नहीं है जो नॉनसेंस बर्दाश्त कर सके। मेरा मानना यह है कि शायद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल पड़ी है, और जो आज की कार्यकारिणी में अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सवाल पूछ सके, सब यस मैन लगते हैं। ये जो परंपरा की है कि शुरू में ये बात कही जा रही थी कि सत्ता में जिन लोगों को भागीदार बनाया है उसमें से तमाम वो सारे लोग हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि आप गृह मंत्री हैं लेकिन आप अपनी मर्जी से ये नहीं करेंगे, आप विदेश मंत्री हैं लेकिन आज गृह मंत्री, आपकी विदेश मंत्री की स्थिति यह है कि सुषमा स्वराज के पास पिछले 10 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि आपके प्रधानमंत्री अमेरिका आने वाले हैं, विदेश मंत्री का हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। सुषमा स्वराज ने ये रिक्वेस्ट पीएमओ को भेजी हुई है। आज 8वां दिन हो चुका, लेकिन पीएमओ इस देश की विदेश मंत्री को इस बात के लिए इजाजत नहीं दे रहे कि वॉशिंगटन पोस्ट से वो बात कर सके। मुझे लगता है कि ये जो परंपरा जो चलाई है नरेंद्र मोदी ने कि सत्ता को आप ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलाएंगे और नेताओं को बिल्कुल आप अपाहिज बना के रख देंगे ताकि वो यस मैन आपके बने रहें, यही इस पूरी कार्यकारिणी में मुझे नजर आता है। आप देखें बीएस येदियुरप्पा, एक तरफ आप युवाओं की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखें सतपाल मलिक से चला नहीं जाता, खड़े नहीं हो पाते वो उत्तर प्रदेश से हैं। नकवी साहब उत्तर प्रदेश से हैं। आप देखिए कि जितने जनरल सेक्रेटरी हैं, जेपी नड्डा हिमाचल के हैं, रूडी साहब बिहार के हैं, मुरलीधर राव का यूपी से मतलब नहीं, राम माधव का यूपी से मतलब नहीं, सरोज पांडे मध्य प्रदेश की हैं, भूपेंद्र यादव राजस्थान से। आपने इस में कोई जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से नहीं खड़ा किया है। अगर ठीक है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में सबसे सीटें ज्यादा जिता के लाए थे, लेकिन आपने अपनी कार्यकारिणी में एक ऐसे युवा चेहरे को जिसकी अपनी पहचान है और वो लगातार वहां कोशिश कर रहा है। ये बात हो सकती है कि किसी को किसी की ईगो से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको पार्टी चलानी है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जिसको लाइक नहीं करेंगे उसको दूर कर देंगे। तो आप में और अटल बिहारी वाजपेयी में कोई फर्क नहीं होगा कि केएन गोविंदाचार्य को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने कहा कि ये तो मुखर रहे हैं। तो आपको चीजों को बर्दाश्त करने की भी हैसियत होनी चाहिए, उनकी सुननी भी चाहिए। ये नहीं होगा कि नहीं सुनेंगे हम, तो आप तो क्या कांग्रेस के उस पर चले जा रहे हैं राह पे। तमाम महत्वपूर्ण बात पुष्पिन जी आपने उठाई है, आपसे आगे भी चर्चा हम करेंगे, तमाम बाकी पैनलिस्ट से भी बातचीत करेंगे हम। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दो अहम मुद्दे पे, और जिस मुद्दे पर अभी हम बात कर रहे थे वो मुद्दा है अमित शाह ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है।
कुछ नाम इसमें मिसिंग हैं, कुछ बड़े नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या ये नई टीम जो एक नई जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की, क्या उसे पूरा कर पाएगी या नहीं। आगे हम चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनते हैं जो नई टीम में दो लोग जो शामिल हुए हैं, सोनकर शास्त्री और श्रीकांत, इन दोनों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो अमित भाई शाह ने अपनी टीम की घोषणा की है, निस्संदेह ये एक बहुत ही सक्षम और भविष्य के लिए बहुत प्रभावी टीम है। और इसमें जितने लोग हैं उसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है और युवाओं के माध्यम से ये अपेक्षा हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रभावी पार्टी की प्रभावी भूमिका और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व को लाया जाए जो उसको अच्छे ढंग से उसका सामना कर सके। पार्टी में पदाधिकारियों की एक लिमिटेड सीमा होती है और वो लिमिट के आधार पर ही रखे जाते हैं, लेकिन जहाँ तक वरुण जी की बात है वो एक सक्षम और बहुत ऊर्जावान पार्टी के सिपाही हैं। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीरा शास्त्री जी हैं, बीजेपी की नेता, नीता मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इरफान रसूल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की बात अभी बता रहे थे पुष्पेंद्र जी कि किस तरीके से तमाम वो ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो आपके फैसलों पर सवाल उठा सकें, जिनकी अपनी कोई पहचान हो, क्या ये जानबूझ करके इस तरह की टीम का गठन किया गया है कि जो केंद्र है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही रहें, उनके हाथ में ही पूरा नियंत्रण रहे? क्या इस आधार पर नई टीम बनाई गई है? तुम बुलाओगे हमें जिस दम, मेहरबान होकर चले आएंगे हम। मैं गया वक्त नहीं जो लौट के वापस ना आ सकूं। अगर वरुण गांधी की आप बात करें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि नरम गोशा है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए इनके दिल में अब भी। जब सोनिया गांधी के खिलाफ वो जा नहीं सकते कैंपेन में, राहुल गांधी के खिलाफ जा नहीं सकते, जो तारीफें उन्होंने की हैं जैसा उपेंद्र जी ने भी कहा, तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कांग्रेस के लिए ज्यादा नरम हो जाएं, इसलिए शायद उनको मौका न दिया गया हो। हाल ही में आपने सुना कि मुख्यमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश में उनका नाम जाना चाहिए, इस तरह से एक बात आई, तो बीजेपी को यह भी लगा कि पहले कौन ऐलान करने वाला है। जब तक पार्टी कोई इस तरह की बात न करे या पार्टी में इस तरह की कोई बात न हो, तो ऐसा लगा कि बहुत आगे बढ़ के जो बोलने वाला है उसको मौका नहीं दिया गया। दिनेश शर्मा को मौका दे दिया गया जो लखनऊ के मेयर हैं, दूसरी बार मेयर हैं वो। शायद उत्तर प्रदेश पर अमित शाह की निगाह है, तो इस तरह की कोशिश। अब वरुण गांधी को जगह नहीं मिली तो मुझे लगता है कि गांधी खानदान कोई जरूरी नहीं है शायद, क्योंकि राहुल गांधी का हाल लोग देख चुके हैं। शायद इसलिए एहतियात बरती गई हो बीजेपी में कि अब तौबा कर लिया जाए इस खानदान से। चलिए, खैर, आप इस पूरी बहस को अलग जो है अलग नहीं है, बिल्कुल सही है, ये जनता का रुख, क्योंकि 116 लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं। आज बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है, अलग नहीं है। उसमें वरुण गांधी की, जैसे अभी पुष्पेंद्र जी कहते थे कि उनकी अपनी अलग पहचान रही। जब नरेंद्र मोदी का उदय नहीं यही पहचान है कि उस खानदान से है, और क्या पहचान है उनकी, यही पहचान है उनकी। उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं, चाहे उसे लोग हार्ड लाइनर कहें या कुछ कहें, लेकिन अपनी एक पहचान बनाई उस इलाके के अंदर। और नरेंद्र मोदी के उदय से पहले भी वो सांसद रहे हैं और लोकप्रिय और बेहतर तरीके से जीते थे। तो इस तरीके से राइट ऑफ कर देना तो शायद सही नहीं होगा। लेकिन जीते थे, उनकी माँ भी जीती थी, उस समय मात्र 10 ही लोग जीते थे, इसमें वरुण गांधी और मेनका गांधी जीती थी जी। चलिए, अभी जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि महासचिव जो है वो 8 बनाए गए हैं, 10 तक की अभी गुंजाइश वहाँ पर है उनके संविधान के मुताबिक। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर नीरा शास्त्री जी, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत लोग बीजेपी के अंदर से ही ये इस तरह की सुगबुगाहट काफ़ी हद तक आ रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से जो डेमोक्रेसी थी, पार्टी विद डिफरेंस वाली जो बात थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बाकी पार्टियों पे आरोप अब तक ये लगता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम रीजनल पार्टीज, चाहे वो मायावती की हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टीज हो, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। 1 या 2 लोग या 1-2 परिवार मिल करके उस पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं।
अब ऐसी स्थिति बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है कि एक या दो व्यक्ति, खासतौर से निशाना सबका नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरफ अब आ रहा है कि वो लोग जानबूझ करके जो तमाम बड़े लोग हैं, जो बाकी जो नई लीडरशिप है, उनको उभरने नहीं देना चाह रहे हैं, जिनकी अपनी पहचान है। बाकी मंत्री जो हैं उनको दबाया जा रहा है। सिर्फ दो लोग सरकार और पार्टी दोनों पर एक तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इस आरोप को आप किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ये मैं बिल्कुल इस आरोप से सहमत नहीं हूँ जी। क्योंकि अगर देश में जब करोड़ों वर्कर्स पार्टी के हो गए तो उसमें से सेलेक्ट करके एक टीम ऐसी बनाना जो एक टीम वर्क कर सके जी। और बहुत अच्छे अच्छे, मेरे को भी 20 साल 25 साल हो गए काम करते जी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जो सही में परफॉर्मर हैं उनको चुना गया है। अभी इरफान भाई ने दिनेश शर्मा जी की बात करी। अब उत्तर प्रदेश में आप जाइए, किसी से भी बात करिए तो दिनेश शर्मा जी जो है एक परफॉर्मर हैं और एक आम कार्यकर्ता है, नीचे से लगाकर ऊपर तक सबसे जुड़े हुए। इतना बड़ा कद नहीं था जो उनके हिसाब से जगह मिली है यहाँ, इतना बड़ा कद नहीं था। देखिए, कद तो किसी का बड़ा नहीं होता है, पार्टी में जब अवसर मिलता है तब बड़ा होता है। अब और ये अवसर प्रदान भी पार्टी ने वरुण जी को किया और हो सकता है कि पार्टी ने कुछ और सोच रखा हो। ये हम मीडिया में कैसे निर्णय ले सकते हैं कि क्या पार्टी ने उनके साथ सही किया या गलत किया? अब तक जो कुछ दिया, अगर टिकट दिया तो पार्टी ने दिया, अगर उनको सांसद बनाया तो पार्टी ने बनाया, अगर उनको महासचिव बनाया तो पार्टी ने बनाया। पार्टी ने इतने अवसर उनको दिए तो काबिल तो बहुत होते हैं और बैकग्राउंड भी प्राइम मिनिस्टर्स का और कई तरीके का कई लोगों के पास होता है, पर अवसर नहीं दिया जाता। अगर अवसर दिया जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इतने करोड़ों लोगों में जिन लोगों का चयन किया गया है, मैं समझती हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोगों का चयन उसमें हुआ है। उसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह है, हमारे अनिल जैन जी हैं, एक में नीरा जी से सवाल, सुधा यादव जी नीरा जी एक छोटा सा सवाल मुझे बता दिए। ये आप बैठी हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाइए, नेहरू जी की तस्वीर बहुत बड़ी लगी हुई है, सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है, एक कोने में 1 फीट बाई 1 फीट की एक तस्वीर लाल बहादुर शास्त्री की भी लगी हुई है। और अनिल शास्त्री कई सालों से वहां ईमानदारी के साथ रहे भी रहे हैं। शास्त्री परिवार के 3 लोग, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नीरा शास्त्री, आप बखुद मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, और सुनील शास्त्री ने चुनाव के दरमियान में बीजेपी ज्वाइन की। नरेंद्र मोदी ने कोई रैली ऐसी नहीं होगी जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का सैक्रिफाइस, लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान और उनकी ईमानदारी की मिसाल देकर के पार्टी ने ऐसे लगा जैसे पूरी पार्टी उन्हीं की ईमानदारी पर चल रही है। और अभी कल रेड फोर्ट से जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया गया, 25 साल से हम भी आपको देख रहे हैं, क्या इस पूरे इतने बड़े 40-50 लोगों की एग्जीक्यूटिव में नाम के लिए भी नीरा शास्त्री का नाम नहीं है और सरोज पांडे का नाम है? तो क्यों है? आप पार्टी की तरफ से हैं, मुझे मालूम है कि आप इस बात को भी पार्टी के हक में बोलेंगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि नीरा शास्त्री तो 25 साल से हैं, उनके पिता, उनके ससुर और उनके परिवार का कमिटमेंट इस देश के साथ है, और लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी का खाना हजम नहीं होता। लेकिन आप सरोज पांडे को लेते हैं जो चुनाव हार जाती है, सरोज पांडे के अलावा और ऐसे लोगों को लेते हैं जिनको मंत्री बनाते हैं जो चुनाव ही नहीं जीतते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप अरुण जेटली को मंत्री बनाते हैं कि वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन भाई नीरा शास्त्री और सुनील शास्त्री इसी पार्टी में है, उनको कोई जगह एग्जीक्यूटिव में भी नहीं है, उनको कोई जगह महिला मोर्चा में भी नहीं है, उनको कोई गवर्नर की जगह नहीं मिलेगी। कहीं बलदेव साहब को मिलेगी क्योंकि वो पंजाब से आए हैं, कहीं कल्याण सिंह को मिलेगी, कहीं वो यूपी से आए हैं। भाई, इस परिवार का नाम दिए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता। कहीं ये तो दिखाएं कि आप ईमानदार हैं इनके प्रति। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि बहुत करोड़ों लोग हैं और कुछ ना कुछ हम आज ये बैठ करके यहाँ निर्णय नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टी के मन में रहता है कि कहीं ना कहीं क्या जिम्मेदारी दी जाए, और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी समय आने पर सबको दी जाती है। हम आज ही बैठ करके, इसी समय बैठ करके इसका आकलन कर लें तो मैं समझती हूँ ये सत्ता उचित नहीं है। चले एक जो सवाल अभी पुष्पेंद्र जी कहते हैं उसी के आगे आपने एक बात कही इससे पहले कि उनको जो भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी गई हैं, महासचिव पार्टी ने बनाया, सांसद पार्टी ने बनाया,
और ऐसे ही नेता ऐसे नहीं बनते हैं, मौका मिलने पर आदमी अपने आप को प्रूव करता है। बेशक। सवाल मेरा ये है, गलती क्या हुई? मतलब जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, क्या उसको उन्होंने ठीक तरीके से निभाया नहीं, इस वजह से हटाया गया, या कुछ और कारण थे? नहीं, बहुत सारे लोग टीम में थे पिछले, केवल वरुण जी ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो इस बार नहीं है। जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है पार्टी ने कुछ और सोच रखा होगा क्योंकि ये टीम युवा टीम कही गई जा रही है कि 60% लोग 50 से कम है, इसलिए वरुण गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। वरुण गांधी को लेकर के अभी तक कोई निगेटिव बात अभी तक सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से उन्हें बाहर किया जाए, इसलिए वरुण गांधी को लेकर एक विषय और है जी कि अगर आप अपने आप में कहीं एमपी हैं या कुछ हैं, तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की केयर करनी पड़ती है, तो आप संगठन में कितना समय दे पाएंगे? तो एक व्यक्ति एक पद का भी विषय ध्यान में रहता है, और कुछ कहीं ना कहीं पार्टी को यह भी आकलन करना पड़ता है कि पार्टी को कौन क्या देख सकता है, किन लोगों से पार्टी और संगठन मजबूत होता है, कौन लोग हैं वो पार्टी से मजबूत होते हैं। तो इन सब बातों का कहीं ना कहीं आकलन तो होता ही है अंतोगत्वा। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनको टीम में जगह दी गई है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ लेकिन हम लोग उम्र को लेकर बार बार कह रहे हैं। आप देखें दत्तात्रेय की उम्र, आप देखें येदियुरप्पा की उम्र, आप देखें रूपाला की उम्र, आप देखें सतपाल मलिक की उम्र, ये तमाम सारे लोग 65 से ऊपर के हैं, चल नहीं पाते, खड़े हो जाते हैं। मेरा कहने का सेंस है, आप उम्र के नाम पे एक तरफ पूनम महाजन को जगह दे सकते हैं जो पहली बार जीती है, लेकिन वही बात जो उपेंद्र जी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी की 80 में से मात्र 10 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में से, उसमें से वो अकेला जीत के आया था। तब किसी का जादू नहीं चला था, तब भारतीय जनता पार्टी की 70 सीटें नहीं थी। ये बात अलग है कि मोदी की इस हवा में बहुत सारे लोग जीत गए हैं चुनाव, उनका बेस नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी राजनीति उस रास्ते पे चल रही है कि जिस आदमी का बेस हो? जैसे कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी नीति थी कि जो भी क्षेत्रीय नेता होते थे, जो मजबूत होते थे, उनको सबसे पहले डिस्टर्ब करा जाता था। क्या आप ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं कि हर उस आदमी को जिसकी अपनी जमीन है उसको खत्म करके आप जो है पपेट बैठाना चाहते हैं? एक कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है यहाँ पर। अभी तक नेताजी का हम वर्जन नहीं ले पाए, छोटे से ब्रेक बाद उनका वर्जन लेंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी बाहर हुए हैं, विनय कटियार बाहर हुए हैं, कलराज मिश्र बाहर हुए हैं, इन तमाम नामों पर भी चर्चा करेंगे, नेताजी की राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कलराज तो मंत्री हो गया ना। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नई टीम के बारे में। नई टीम का लक्ष्य क्या होगा, नई टीम में नए काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, वो कितना फ़ायदेमंद होगी बीजेपी के लिए, और क्या इंटरनल डेमोक्रेसी की जो बात करती थी बीजेपी, क्या अब धीरे धीरे वो कम हो रही है या ख़त्म होने की तरफ जा रही है? क्या ये तमाम ऐसे सवाल है जो हम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नीता मिश्रा जी से अब तक हमने सवाल नहीं किया है, और नीता मिश्रा जी के लिए दूसरा विषय शायद थोड़ा परेशानी वाला होगा। इस विषय को लेकर के थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट भी नीता जी के है। नीता जी, ये जो नई परंपरा जिस तरीके से देख रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग मिलकर के अब पार्टी का पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से संभाली हुई है। बहुत लोग निगलेक्ट फील कर रहे हैं। कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है, वो जितने भी लोग इसमें जहाँ जहाँ से भी लाएं, इससे हम लोगों को क्या लेना देना है, जब तक कि हाँ देश का हित हो और देश का विकास हो, सबसे सर्वोपरि तो यही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भाजपा की जो सोच रही है और जिस तरह से इलेक्शन के पहले और सत्ता में आने के बाद जो सोच जिस तरह से परिवर्तित हुई है, एक सांप्रदायिक सोच, वो ये जो आज इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई है, इसमें भी पूरी तरह से वो आरएसएस का फ्लेवर है। और ये कहा जाए कि ये यूथ को लाया गया है या इस तरह की बातें करके अगर पब्लिक को गुमराह किया जाए, तो मैं नहीं समझती। इसमें पूरी तरह से अमित शाह और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की ये एक
बड़ी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से इंपोर्ट करके आरएसएस के लोग इसमें लाए जाएं। तो और अब आने वाले समय में जो हमें तो लगता है कि इस देश के ऊपर बहुत खतरा मंडरा है। मेरा भी पूरा सुन लीजिए। बाकी रही बात कि यंग जनरेशन, तो इनको वरुण जी को जिस प्रकार से बाहर किया गया है, मैं सोचती हूँ वरुण जी एक उनकी टीम में एक शिक्षित, अपनी सोच रखने वाले, इंडिपेंडेंट थिंकर थे। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कार्यकारिणी में बजाय इसके कि एक जगह दी जाए और उसको वहां कायम उनको रखा जाता और इस तरह के और लोगों को लाया जाता। किस तरह के लोगों को लाया जा रहा है? येदियुरप्पा जी के टाइप के लोगों को, जो ना ही इस उस पे खरे उतरते हैं कि वो युवा हैं, बल्कि इसमें और भी कई ऐसे नाम हैं जो आज ऐड हुए हैं जो युवा से खैर बहुत दूर हैं, कुछ तो खड़े तक नहीं हो पाते ठीक से, और साथ में उनके पीछे उनकी जो इमेज है उसको कैसे कर्नाटक की जो जनता है या इस देश की जनता है वो कैसे भुला सकती है। तो ये जो अब कार्यकारिणी आज बन के आई है उसे देख करके मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आने वाले समय में इस कार्यकारिणी के माध्यम से, अब ये तो भगवान ही मालिक है कि कैसे इनकी पार्टी चलेगी। चलिए, क्रॉस क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी आपको काफी लंबा, मुझे काफी घेरना पड़ेगा। कहना चाहूंगी दूसरा टॉपिक काफी लंबा है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है लगभग तब से कहीं ना कहीं संगठन महामंत्री हमेशा से आरएसएस का होता रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं फिर जब ये है, बात कही जाती है, कोई बात नई बात नहीं, हमेशा ही आरएसएस, और आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है और उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। और जनता ने ये दिखा दिया लोकसभा के चुनाव में, हमें ये पता चल गया कि राष्ट्रभक्तों को चुना है और ये संघ के लोगों को जनता ने चुना है, उससे जनता को आपत्ति नहीं है। पहले नेताजी जनता को नहीं, ये तो पार्टी के बहुत नेताजी आपसे सवाल है कि आरएसएस के द्वारा गाइडेड होने लगते हैं, जब जरूरत हो तो आप कहते नहीं आरएसएस अलग है। नेताजी आप नीरा शास्त्री जी कह रहे हैं कि लोगों ने संघ के लोगों को चुना है। जी बिल्कुल, राष्ट्रभक्तों को चुना है। अब कंफ्यूजन कहाँ है? रक्षाबंधन के पास बात जो है वो रक्षा सूत्र का जो प्रोग्राम होता है संघ का, और तमाम मंत्री उसमें पूरी कैबिनेट काली टोपी लगा करके वेंकैया नायडू के घर गई थी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई जीता हुआ या कोई हारा हुआ या कोई कार्यकर्ता ये कहने में कहीं कोई संकुचित नहीं है कि हम आरएसएस के नहीं है। वो कहते हैं गर्व से कहो हम आरएसएस के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो बहस और सांप्रदायिकता की जो बहस है वो बंद करें। आपकी दुकान इस सांप्रदायिकता के चक्कर में लुट चुकी है, लिहाजा ये जो आपने टेप बजा यही कहानी है। ये देश लूट चुका है। अरे और देश कांग्रेस पार्टी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, कांग्रेस लूट चुकी है और बहुत बड़ा खतरा मंडरा है। देश में लोगों को डराना बंद करें। मुसलमान आपके जराबे से बाहर आ चुके हैं, सुरक्षित हाथों में है। दूसरा जो विषय हमारा वो काफी समय कम मिलेगा। उपेंद्र जी आपने कहा कि हमें क्या लेना देना। उपेंद्र जी बहुत संक्षेप में आपसे हमें क्या लेना देना। इरफान साहब नेताजी अगले टॉपिक के लिए समय कम बचेगा। उपेंद्र जी बहुत संक्षेप में कंक्लूजन ये चाहेंगे। अब नई चुनौतियां हैं, कोशिश ये होगी कि हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पे जो चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, वहां पे जीत हासिल की जाए। ये टीम कितनी काबिल लगती है और खासतौर से जिस स्ट्रेटजी के साथ चल रही है सरकार भी, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद उन जगहों पे ज़्यादा जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 बार दौरे हुए, आज हमने देखा कि महाराष्ट्र में का ये दूसरा दौरा था। तो कितना आपको लगता है कि कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा नई टीम के लिए जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे, उसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अगले विधानसभा चुनाव होने हैं चारों राज्यों में, ये टीम पर आधारित चुनाव नहीं होंगे। ये 2 व्यक्ति की जो टीम है, मोदी और शाह की जो टीम है जी, वही पूरा सब कुछ स्ट्रेटजी सब कुछ वही तय करेगी। उसकी हार का श्रेय भी उसे ही मिलना है, अगर जीत हुई तो जीत का भी श्रेय उसे ही मिलना है। तो ये जो टीम जो बनी है ये हमें लगता है कि पुष्पेंद्र जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्यकारिणी बननी है तो कार्यकारिणी बननी चाहिए, वहां से कुछ होने तो वहां से होने चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट है कि ये जो टीम है वो 2 व्यक्तियों की ही टीम है, और यही 2 व्यक्तियों की जो टीम है वही सब कुछ डिसाइड करेगी। और हार जीत का दारोमदार
इन्हीं दोनों की सफलता या विफलता पर निर्भर करेगा। बिल्कुल एक लाइन बस बोल रहा हूँ, जिन 4 राज्यों में आप कह रहे हैं कि इस टीम का क्या योग होगा, ये 4 राज्यों को हराने में और बीजेपी को जिताने में अमित शाह मोदी का कोई योग नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लोग खुद ही इस बात के लिए जिसे कह सकते हैं कि समर्थवान हैं। जिस तरीके के हालात आज हमने देखे कि हर बड़ा लीडर जो है कांग्रेस का हरियाणा में बीजेपी में शामिल हो गया है। जिस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर जिसकी पीठ पे बैठे थे अमर अब्दुल्ला की पीठ पे, उसने उतार के कांग्रेसियों को फेंक दिया है। महाराष्ट्र के अंदर जो है शरद पवार ने उठा के फेंक दिया है। ये जीत होगी तो कांग्रेस इस जीत में बहुत बड़ी भागीदार होगी बीजेपी को जिताने में। चलिए, ये बात तो वैसे लालकृष्ण आडवाणी ने भी कही थी कि इस जीत का श्रेय बहुत हद तक उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, और इसके लिए उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी। आडवाणी जी ने आरएसएस के बयान के बाद ये बात कही थी, आरएसएस की आवाज चलिए बात कहना चाह रहे थे। चलिए जब चले इस विषय को, अब आने वाला समय ये तय करेगा कि आखिर में ये जो नई टीम की घोषणा हुई है वो कितनी कारगर साबित होती है। और जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा, अगर ये टीम असफल होती है या सफल होती है, दोनों का जो श्रेय जाएगा उसके लिए जिम्मेदार जो होंगे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो इसमें भी कोई जिम्मेदारी लेने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी जीत की जो है कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ही संभाली थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जीत दिलाई और नरेंद्र मोदी का चेहरा देश भर में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। अगले विषय पर आते हैं। अब अगले विषय पे जिस पर हम बात कर रहे हैं कि एंटनी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उनका कहना यह है कि हार के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं है। हार के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। उन्होंने मीडिया को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, बाकी लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, और उनका कहना यह है कि इसके लिए किसी भी हालत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उनकी ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता खुल करके सामने आ रहे हैं। तमाम लोग नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जोकर सर्कस का जोकर कह रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को 2 साल की छुट्टी जानी चाहिए। तमाम तरीके के पार्टी के बड़े नेताओं ने तमाम तरह के बयान दिए हैं। लेकिन एक एंटनी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले आपको उसको सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। We have presented our report, introspective report on the recent Lok Sabha elections. Before finalizing the report, the committee met nearly 500 leaders from all over the country, from all the states, Congress leaders, Youth Congress, Mahila Congress, NSA, NSUI, Sevadal, and many INDC leaders. We have extensive discussions with all the important leaders from all the states, and we had threadbare discussions about the main reason for this result or for the defeat in the elections. I don't want to go into details. It's a report submitted only to the Congress President. But at the same time, after analyzing everything, the committee feel this result is because of the various combinations, various manipulations, and various other reasons. At the same time, we are confident, after discussing with all the leaders from all the states, this phase will continue for a brief period only. Congress will revive. We will again regain our lost mass base in pockets, and we are confident we will be able to come back with the leadership of Sonia ji and Rahul ji, because nobody can write off Congress. All leaders are confident that Congress will be able to overcome this defeat, just as we have overcome massive defeat in 77 and also massive defeats in many other states. We will overcome this difficult period also, and will, where are issues concerning the people, we will take it up. Where are necessary, we will fight it out. But ultimately,
We are 100% confident he will be able to regain the lost ground, and under the leadership of Sonia ji and Rahul ji, he will be able to come back. Many leaders have blamed that inability to lead because of Mr. Rahul Gandhi, that there was a defeat. No, totally, absolutely wrong. You see, actually, in the discussions, it is pointed out that during these elections, all over the country, only Sonia ji and Rahul ji campaign all over the country. Reasons for the defeat is something else that we have conveyed to Congress President. आइए जरा कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट पर, उस पर जरा नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उसकी समीक्षा करने के लिए जो कमेटी एंटनी जी की अध्यक्षता में बनी थी, उसका रिपोर्ट कल शाम को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को हमने सौंप दिया है। करीब 500 वरिष्ठ नेताओं के साथ और साथ साथ कांग्रेस के अग्रिम संगठन जैसे यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल और इंटक के नेताओं के साथ बात करने के बाद, इसी बीच कुछ प्रत्याशियों के साथ भी बात करने के बाद हमने जो समीक्षा की उसका एक विस्तार से बना हुआ रिपोर्ट कल माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया है। कई सारी बातें जो चुनाव के परिणामों के लिए जिम्मेदार रही हैं, वो ये तमाम नेताओं के साथ बात करने के बाद में हमारे सामने आई और उसका आकलन करते हुए ये रिपोर्ट हमने बनाई। हमारा पूरा विश्वास है कि चुनाव के परिणामों के लिए कई वजह निश्चित रह सकती है, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में फिर दोबारा कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने में कामयाब रहेगी। रिपोर्ट में क्या है, क्या सुझाव दिए हैं, किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, वो बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट ये माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के विचारार्थ ही बनाई गई थी। तो सिर्फ रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है, यही जानकारी आपके सामने रखी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद तमाम हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है, ब्रेक के बाद चर्चा। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ए.के. एंटनी की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें तमाम हार के कारणों पे चर्चा की गई है और उस रिपोर्ट को सोनिया गांधी को सौंपा गया है। ए.के. एंटनी का कहना है हार के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। ये एक ब्रीफ पीरियड के लिए ये हार हुई है, जैसे 1977 में हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर हम रिवाइव करेंगे, बहुत जल्द रिवाइव करेंगे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही रिवाइव कर पाएंगे। इससे पहले जो बात उन्होंने अभी इस बाइट पे नहीं कही, इस बयान में नहीं कही, लेकिन उससे पहले उन्होंने मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया था। मीडिया समेत तमाम फैक्टर्स उन्होंने बताए थे कि जो इस हार के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं। पुष्पेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे आखिर में मैं नीता जी से पूछूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है तो आखिरी में ही उनसे सवाल पूछना ठीक रहेगा। पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बात लगातार जो एक स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर कि एक वर्ग ऐसा है जो कि सीधे सीधे ये बात कह रहा है कि नहीं, राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं, सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। कोई उनको छुट्टी पे जाने के लिए कह रहा है, कोई सर्कस का जोकर कह रहा है, तमाम तरह की बात आई। कोई प्रियंका गांधी को लाने की बात कह रहा है, कोई प्रियंका गांधी को कह रहा है कि नहीं, आप गृहस्थी बसाइए, राहुल गांधी पार्टी संभालेंगे। और अब ये रिपोर्ट कैसे देखेंगे हार के बाद जो कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हार जो है वो कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के चुनाव में जो
राहुल गांधी ने रैलियां की और उस वक्त वो लगातार ये कहते रहे कि चुनाव जीतना मेरा मकसद नहीं है, मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं। और हम सब ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो संगठन इतना मजबूत था कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की 425 सीटों में से कोई 170 सीटें कांग्रेस के बाहर के लोगों को दी। और उसके बाद पार्टी का रिजल्ट पता चला, फिर पंजाब में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, फिर उसके बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में, उस वक्त भी क्या हुआ। एंटोनी कमेटी, परमानेंट एंटोनी कमेटी बनती है, इसके अलावा कोई और है नहीं इनके यहां ऐसा दानिश्वर जो इस हार को बता सके। माँ बेटा आते हैं, पब्लिकली कहते हैं कि हम हार के लिए जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, और फौरन उनके ये शब्द समाप्त ही नहीं होता, उससे पहले पूरी पार्टी कहती है आप नहीं है, हम हैं जिम्मेदार, हम जिम्मेदार हैं। अब ए के एंटोनी ने कोई नई बात नहीं कही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हार के उस मुकाम पे कांग्रेस पार्टी पहुंची है जहां अपने पूरे जीवन काल की सबसे घट के इस पोजीशन पे आ गई है कि आज उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पद नहीं है। लेकिन हो सकता है कि पार्टी के अंदर तमाम सारी बातें हों और बाहर ना कही जा रही हों, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर क्या होता है, उसको जनता से लेना देना नहीं है। या तो आप जनता के सामने ये भी झूठ ना बोलें कि राहुल जिम्मेदार नहीं, सोनिया जिम्मेदार नहीं, मीडिया जिम्मेदार है, अफवाहें जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस सब के बावजूद भी आज पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंदर भी कहीं किस किस्म का कोई मंथन नहीं हो रहा है कि CWC, 2G, अंतरिक्ष, कोल ब्लॉक, चॉपर, इटालियन मैरीन को छोड़ दो, उनको गेस्ट हाउस में रखो, CBI की फाइलें, कोल ब्लॉक की फाइलें गायब है, प्रधानमंत्री खामोश है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब एक बार बीच में बात आई थी, आपको याद होगा, एंटोनी साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा मुसलमानों की पैरवी करना, बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के साथ खड़े होना दिखने की वजह से भी हार का कारण हुआ है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा यह बिल्कुल बकवास बात है। यानी इस कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसे लोग हों जो सच बात पे तैयार हों कि भाई ये भी कारण हो सकते हैं हमारे। और जिस तरीके से राहुल साहब ने इस पूरे इलेक्शन को सेकुलर बनार कम्युनल करने की कोशिश की, गांधी जी को किसने मारा, ये गांधी जी के हत्यारे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की जीत और 282 सीटों में जो योगदान कांग्रेस पार्टी का है वो शायद भारतीय जनता पार्टी का उतना नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी धृष्ट राष्ट्र की तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार उस चापलूसी चमचागिरी के चलते सच बात नहीं कहते और बार बार एक ही बात को रट लगाते हैं कि देखिए साहब सोनिया जी का नहीं है। वही राज बब्बर 12 रुपए में थाली बिकवा रहे थे जब देश के अंदर गरीबों पे खाने का नहीं था। वही रशीद मसूद साहब 5 रुपए में थाली बिकवा रहे थे जब लोग पागल हुए जा रहे थे महंगाई से। तो इस किस्म के बयानों का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सलमान खुर्शीद का एरोगेंट होना, राज बब्बर कहते हैं मंत्री एरोगेंट थे इसलिए हम हार गए हैं, वो कहते हैं कि नहीं कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, ये तय नहीं कर पा रहे किसकी जिम्मेदारी। लेकिन एक मुंह से अलग अलग बातें हो रही हैं। लेकिन आज भी इसमें इस बात का नहीं है कि जगमीत बरार ने अगर कोई बात कही है, अगर चौधरी बिरेंद्र सिंह ने कोई बात कही है, उसको एड्रेस नहीं कर रहे, उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। इनको जो लोग पसंद है वही जो पार्टी चला रहे हैं उन्हीं ने यह हालत की है और वो आज भी सर्वे सर्वा है। आपसे उपेंद्र जी जाना चाहेंगे, बहुत लोग जैसे पहले भी हम बयान देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि जो चापलूस लोग हैं उनकी वजह से ये हार हुई है। कुछ लोगों ने सीधे सीधे ब्लेम किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, कहा गया कि 2 साल की छुट्टी पे चले जाएं। ये हार का अभी तक जो एनालिसिस कर रही है कांग्रेस, उसमें तमाम लोग जो कि गांधी फैमिली के खिलाफ बोल रहे हैं, तमाम एक सिरे से उन लोगों को निकाला जा रहा है। आप बयान देते हैं, अगले दिन आपको पार्टी से निकाला जा रहा है। ये जो स्थिति बनी हुई है और एक जो स्थिति दूसरी हम देख रहे हैं, राहुल वर्सेस प्रियंका करने की भी कांग्रेस के अंदर ही कोशिश हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को आराम करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को गृहस्थी बसानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। तो ये जो कांग्रेस के अंदर ही जो एक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, आप इसे कैसे जज कर रहे हैं और आज की रिपोर्ट पे आपका कमेंट? देखिए रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, मतलब कि सार्वजनिक नहीं है। सोनिया गांधी को सबमिट की गई है। उन्होंने कमेंट ये किया कि राहुल गांधी सोनिया नहीं जिम्मेदार है। तो बाकी कोई भी ये इस रिपोर्ट की एक बात उन्होंने बतलाई है कि रिपोर्ट में उन्होंने सोनिया या राहुल को जिम्मेदार नहीं माना है, ये स्पष्ट किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या कहा है और कुछ है भी नहीं इसके अलावा, यही कहना था उनको, यही बताना नहीं, उसमें होगा बहुत कुछ होगा जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये जो कांग्रेस के अंदर जो भी उथल पुथल जो हो रही है और कांग्रेस में विचार मंथन का दौर चल रहा है, भले वो संगठन के स्तर पर नहीं चल रहा हो लेकिन कांग्रेसियों के बीच में चल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्तर पर चल रहा है, कांग्रेस के नेताओं के स्तर पर भी चल रहा है। लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये कि वो औपचारिक बातचीत नहीं होती है, लोग मिलते हैं बात करते हैं और उसी से निकल रहा। तो अभी कांग्रेस के लिए ट्रांजिशन का फेज है और खास करके जो बातचीत चल रही है, कुछ लोग उसको मुखर स्वर भी देते हैं, उनको
बाहर कर दिया जाता है, सो कॉल नोटिस इशू कर दिया जाता है, फिर बाद में कुछ लिपा पोते भी कर देते हैं बोल करके, लेकिन ये चल रहा है बहुत। और ये सही बात है कि सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ ही विद्रोह हो रहा है, लेकिन समस्या है कि कांग्रेस को इस तरह से लीडरलेस कर दिया गया है कि सोनिया और राहुल का कोई विकल्प भी नहीं रह गया। तो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा नुकसान है कांग्रेस का पतन? बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है। कांग्रेस का पतन तो भारतीय लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत नुकसान का विषय होगा, क्योंकि भारत को एक राष्ट्र बनाने में, हालांकि बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने में कांग्रेस की भूमिका रही है। अगर आपको जो भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ 3 ही देश बने हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका, अगर कांग्रेस नहीं होती, महात्मा गांधी नहीं होते, तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में है 3 देश नहीं होते, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 300 देश होते। इरफान साहब, आपका बहुत संक्षेप में कमेंट जानना चाहेंगे। आज ये जो रिपोर्ट पे आपका कमेंट क्या है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। एंटनी जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते, और जो कहा है शायद वो कहना नहीं था। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए ये रिपोर्ट पेश की गई, इसलिए ये रिपोर्ट लाने की कोशिश की गई, क्योंकि पूरा भारत, अवाम और नाबीना अंधे भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जिम्मेदार। राहुल गांधी का जो रवैया रहा है मनमोहन सिंह के लिए, वो अपमान था। अगर आप नॉनसेंस की बात ले लें, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो राहुल गांधी का जो तरीक़ाकार था वो काबिल एतराज था, और मजरूह किया है उन्होंने उस ओहदे को जो भारत सरकार का, जो भारत का प्रधानमंत्री कहलाता है। आपसे नीरज जी बहुत संक्षेप में, बहुत 30 सेकंड में एक जवाब जानना चाहेंगे कि ये 30 सेकंड में ये बताना चाहूंगी कि उपेंद्र जी ने और पुष्पेंद्र जी ने, शोएब भाई ने जब कह दिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स से भी जैसे छपा था कि प्राइम मिनिस्टर इज देयर इन द ऑफिस बट द पावर लाइज समवेयर एल्स, इतने घोटाले, इतनी सब बातें हुई, और मीडिया को जो इन्होंने ब्लेम किया है, तो अगर मीडिया इस तरीके के राहुल जी के इंटरव्यू ना करते तो उनकी काबिलियत का देश की जनता को एहसास नहीं होता। देश की जनता को उन्होंने उनकी काबिलियत का जो एहसास करवाया, तो उसका खामियाजा हुआ, पर उसका खामियाजा रिपोर्ट सीधे उनके मत्थे नहीं मर सकती, तो वो मीडिया के मत्थे आएगा। चलिए आप देखिए, आप देखिए इस रिपोर्ट का एंड क्या होगा, कि वही जिम्मेदार है कि जहां कुछ बचा नहीं है, जो वक्त काटेंगे और वक्त गुजारेंगे। नेताजी, तमाम लोगों को आपने सुना। इरफान साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है सारा जो भारत का ठीक रहा है वो मनमोहन जी के ऊपर फोड़ दिया जाए। आपसे ये जो स्थिति बनी हुई है, ये तो आप मानेंगे कांग्रेस की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे आप उन्हें भला बुरा कहें या फिर उन्हें हटने के लिए कहें या छुट्टी जाने के लिए कहें, लेकिन कोई ऐसी सेकंड लाइन की लीडरशिप आपने तैयार आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होते हुए नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल, ये बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा कि आप पर्चा, एक ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री बनाता है, उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक आपकी गलती रही है। देखिए, आज हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, एंटनी रिपोर्ट पे, तो एंटनी जी की जो कमेटी बनाई गई, इसमें एंटनी जी के अलावा हमारे 3 बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं। मुकुल वासनिक जी थे, अविनाश पांडे जी थे, कुंतिया जी थे। तो मुझे क्या, सारे ही कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको इस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस है उसमें पूरा विश्वास है। और जहां तक राहुल जी और सोनिया जी की बात है, राहुल जी, सोनिया जी ने तो शुरू में ही कहा था, अपने ऊपर इस बात का दायित्व लिया था कि शायद उनके ही कारण ये हार हुई है। लेकिन ये बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 लोगों के कारण क्या कोई हार हो सकती है इस देश में? मुझे लगता है कोई भी अगर निष्ठावान कार्यकर्ता है कांग्रेस का, तो वो जरूर ये बात मानेगा कि उसका योगदान, इसका मतलब ठीक नहीं रहा, उसने अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से आडवाणी जी 2009 में हारे थे, उसके बाद से 2014 के चुनाव में वो नहीं थे। अगर क्या इस चुनाव में राहुल गांधी हारे तो क्या अगले चुनाव में राहुल गांधी रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने चाहे ये इलेक्शन लोकसभा का रहा हो, चाहे और स्टेट्स का रहा हो, राहुल जी ने पूरा प्रयत्न किया, पूरी कोशिश की, पूरे जहां जहां हो सका वहां वो पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचे। कई सारे कारण हो सकते हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि लीडरशिप पे प्रश्न उठाए गए, कांग्रेस की लीडरशिप पे। देखिए, ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, लीडर वही रहेंगे। ये जो रिपोर्ट है, ये कई लोगों की मिल करके एक रिपोर्ट आई है। बाकी इंडिविजुअली कौन क्या कह रहा है, ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसको कहना है। आपने रिपोर्ट पढ़ी तो बताइए, जिम्मेदार था कौन?
बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र भाई, कांग्रेस को देश की जनता तय करना होगा। चलिए नीता जी को बोलने दीजिए, उनकी समय समाप्त पार्टी होगा। अजीज है, ये तय कुछ करना लोगों होगा। ने कहा कि मीडिया की वजह से, हाँ। देखिए मीडिया का भी जो रोल रहा है, जी। मैं उस रोल से भी बहुत सहमत नहीं। अच्छा। मीडिया ने ठीक है करप्शन को हाईलाइट किया, जी। लेकिन जो कांग्रेस के अचीवमेंट्स रहे, इतनी वेलफेयर स्कीम्स रही, सरकार आपकी इतने थी, social सरकार आपकी थी, measures अगर आप अपनी बातों को नहीं रख पा रही है, कमी आपकी है, मीडिया की नहीं मैम। देखिए मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं, चलिए। मीडिया ने ये केवल एक ये जो इलेक्शन था, जी। ये केवल ये है बस, ध्रुवीकरण, कांग्रेस आज तय कर चलिए, लेगा, चलिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी हो और जो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी, मेरे हिसाब नीता से जी, 3 फैक्टर्स रहे, नीता मुझे जी, नहीं पता अभी एंटी नीता कंक्लूडिंग जी, रिमार्क सब दीजिए, हो सकता है। लेकिन सिर्फ मेरे राहुल हिसाब से गांधी और 3 सोनिया factors गांधी रहे। थोड़ा सा आपको ऑफ है, और उनसे कहा नहीं जा सकता उनको। चलिए मैम, नीता जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये बात अगर आपने कही कि इस देश का मीडिया जवाब देने आपकी का हार समय के नहीं लिए था। जिम्मेदार है, जी। तो क्या आपको लगता है कि जी। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगनी चाहिए? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती। तो चलिए क्या चलिए मतलब इसी है? बात पे इस कार्यक्रम को ये समेटते ये तो आप भी हैं। जानते हैं, अभी हुसैन जी, भी आप अभी खुद भी भी कांग्रेस के मीडिया से अंदर हैं। इस हार को जिस कहीं ना तरह कहीं आप चाहें हम उधर देख सकते हैं कि पहुंच पचा नहीं पा रही है, लेकिन एंटनी कमेटी का मानना ये है कांग्रेस 1970 की तरह रिवाइव करेगी। देखना ये है कि क्या वाकई में बिल्कुल कांग्रेस रिवाइव करेगी। रिवाइव कर कांग्रेस का पाती है या नहीं कर कभी पाती है। हुआ ना होगा। चलिए फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए उत्तराखंड प्राइम, दिन भर की तमाम जो क्या कुछ बड़ी खबरें रहे उत्तराखंड की, एक छोटे से ब्रेक के बाद।